हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिस असिस्टेंट पीएन के बारे में, जो कि एक रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है और ये निकाली गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। हम इसमें समझेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ऑनलाइन डेट क्या है अप्लाई करने की, और एप्लीकेशन फीस कितने आने वाली है, और वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि रिक्वायर है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 23 मई 2025। तो अगर हम टोटल बात करें, इसमें वैकेंसी निकाली गई है, टोटल वैकेंसी है 500 ऑफिस असिस्टेंट पीएन की वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी डिवाइडेड है बिटवीन द स्टेट्स। तो कुछ स्टेट ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी मैक्सिमम है, जैसे कि गुजरात है, यहाँ पे वैकेंसी है 80। एंड कैटेगरी वाइज यहाँ रिजर्वेशन भी है। अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ 34 सीटें आई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 21 सीटें हैं, एसटी के लिए 12 है, और एससी के लिए 5 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर देखें कर्नाटका में भी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे 31 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, अनरिजर्व के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 8 है, एसटी के लिए 2 है, और एससी के लिए 4 है। नेक्स्ट ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आई है 29 सीटें, अनरिजर्व 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 है, एसटी के लिए 2 है, और एससी के लिए भी 2 है। ऐसे ही अगर हम बात करें राजस्थान की, यहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसी 46 है, और ये कैटेगरी वाइज इनकी रिजर्वेशंस की भी बात की गई है। नेक्स्ट अगर तमिलनाडु में देखें, तमिलनाडु में आई है 24, और उत्तर प्रदेश में देखें तो सबसे हाईएस्ट नंबर की वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें टोटल नंबर सीटें हैं 83, और उसमें अनरिजर्व की बात करें तो 36 अनरिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 22 सीटें हैं, एसटी के लिए एक भी नहीं है, और एससी के लिए 17 सीटें। तो टोटल वैकेंसी, और ये ऑल ओवर द स्टेट, अलग अलग स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है अलॉन्ग विद द रिजर्वेशन। अगर हम बात करें कि ऑफिस असिस्टेंट पीएन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी मांगी गई है, तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्दर इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कैंडिडेट्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है तो उसे 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स मैन सर्विसमैन या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को उस केस में उसके एक्चुअल पीरियड जितनी उसने सर्विस रेंडर की है डिफेंस फोर्सेस में प्लस 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर वो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उस केस में 8 साल का, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, एससी एसटी से बिलोंग करता है तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, बट मैक्सिमम 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें विडो, डिवोर्स्ड वुमेन या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन की, तो उस केस में अप टू 35 ईयर्स तक, अगर जो वुमेन है वो जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो उसको 35 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर वुमेन ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको 38 साल की एज तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। एंड अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो उस केस में 40 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। प्रोवाइडेड कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बेनिफिट्स को अवेल कर रहे हैं उनको अपने रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सब्सिक्वेंट स्टेज पे जब भी मांगा जाता है तब आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो 10th स्टैंडर्ड या एसएससी मैट्रिकुलेशन पास्ड हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी टेस्ट की जाएगी जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। इट्स मीन उस कैंडिडेट्स को लिखना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए अपने स्टेट का लोकल लैंग्वेज। हैंस ऐसे कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। और जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो अल्दो हो सकता है आपके रिज़ल्ट को किसी अदर मेथड में दिखाया गया हो, जैसे सीजीपीए, ओजीपीए या कोई और ग्रेड मेथड को भी फॉलो किया गया हो। बट आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस केस में आपको परसेंटेज ऑब्टेन डालना है आपके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद आप परसेंटेज फॉर्म में फिल करेंगे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को। अगर हम बात करें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसमें आपको स्टाफ सबऑर्डिनेट स्टाफ कैरियर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि परफॉर्मिंग रूटीन वर्क और सपोर्टिंग द स्टाफ ऑफ द बैंक, तो ये आपकी
रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अलॉन्ग विद द अदर वर्क जो कि आपको टाइम टू टाइम डिसाइड किया जा सकता है करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी की, पे स्केल की, तो इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 19,500 होगी, 19,500 होगी विद द इंक्रीमेंट ऑफ 665 रुपये 4 साल तक ये आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये आपका बेसिक पे होगा, बेसिक पे और 4 साल तक आपका इंक्रीमेंट होगा 665 रुपये के साथ। और ये आपका बेसिक पे 4 साल के बाद हो जाएगा 22,160 रुपये। तो ये 22,160 रुपये अब आपका बेसिक पे बन चुका होगा और हर साल अगले 5 साल तक 830 रुपये तक इंक्रीमेंट होता रहेगा। मतलब हर साल 5 साल तक 830 रुपये 22,160 में ऐड होता जाएगा। देन आफ्टर 5 ईयर आपका बेसिक पे हो जाएगा ये और अगले 4 साल तक 990 रुपये इस अमाउंट में जुड़ता जाएगा 4 साल। देन उसके बाद 4 साल के बाद आपका बेसिक पे हो जाएगा ये 30,270 रुपये और इसमें अगले 3 साल तक आपका इंक्रीमेंट होगा हर साल 1,170 रुपये के साथ। फिर अगले 3 साल के बाद आपका बेसिक पे बन जाएगा ये और आपकी सैलरी हो जाएगी 33,780 रुपये और हर साल 3 साल तक 1,345 रुपये का इंक्रीमेंट होता जाएगा एंड फाइनली रीच कर जाएगा आपका बेसिक जो पे होगा वो 37,815 37,815 रुपये आपका सैलरी होगा आफ्टर द 3 ईयर। एंड अलॉन्ग विद द बेसिक पे सैलरी आप DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन, लीव इनकेसमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट, उसके बाद मेडिकल एड, ग्रेच्युटी और अदर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के भी लिए आप इंटाइटल होंगे उसके भी आप हकदार होंगे। सिंस इसमें रिजर्वेशन की बात उन कैंडिडेट्स के लिए भी की गई है जो कैंडिडेट्स पर्सन विद दिस बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हों। इट्स मीन कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से नीचे है तो आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं। आपको 40% से अगर ज़्यादा है तो आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड आप फॉलोइंग जो इसमें रिजर्वेशंस एंड एज रिलैक्सेशंस की बात की गई है उसके लिए आप इंटाइटल है, प्रोवाइडेड आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा जो कि इशू किया गया हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर इसमें हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी आने वाली है, तो जो भी कैंडिडेट्स अगर वो कैंडिडेट्स जनरल EWS या OBC कैंडिडेट है, EWS या OBC कैंडिडेट है तो उस केस में एप्लीकेशन फ़ीस होगी 600 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज। बट अगर वो कैंडिडेट SC, ST, PWD, एक्समैन सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्समैन सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट है तो उस केस में जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो मात्र 100 रुपये अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेमेंट गेटवे चार्ज। एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दीजिए कि आप जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मेथड ही कर सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करें। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो रिसिप्ट जनरेट होगी और एप्लीकेशन फॉर्म उससे संभाल के रखना है। यहाँ पर बैंक एक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है ऐसे कैंडिडेट जो कि SC, ST, OBC या PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं जो कि मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑनलाइन मोड में होगा। ये कोई मैंडेटरी एग्ज़ाम नहीं है, ना तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना मैंडेटरी। बस ये आपको एक चेक देने के लिए कि बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एक प्री रिक्रूटमेंट एक एग्ज़ाम है जो कि बैंक कराएगा और इसकी डेट और टाइमिंग कब कराई जाएगी वो कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू देयर ऑफिशियल ईमेल। तो वही कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे जो ड्यूरिंग द जब वो ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे और उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किया होगा उन्हीं कैंडिडेट्स ये इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। अगर हम बात करें पोस्टिंग की तो इन केस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बैंक अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पोस्टिंग देगा। बट आपकी पोस्टिंग कहीं भी कराई जा सकती है, कहीं भी इन द सेंस किसी भी ऑफिस या ब्रांच में जिस भी स्टेट से या UT से यूनियन टेरिटरी से आपने अप्लाई किया है वहीं पे होगी। इनिशियली आपको यहाँ पे 6 महीने का प्रोविज़न पीरियड पे रखा जाएगा एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन आपकी जॉब को कंफर्म कर दिया जाएगा आफ्टर द 6 मंथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेजेस में है। एक तो आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट
एंड फॉलोड बाय द लोकल लैंग्वेज लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कराया जाएगा कैंडिडेट्स का, लोकल लैंग्वेज लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट भी कराया जाएगा। और यहाँ पे बैंक ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंक्रीज होते हैं और या डिक्रीज होते हैं तो उस केस में शॉर्ट लिस्टिंग की जो क्राइटेरिया है जो ऊपर ऑनलाइन टेस्ट और लोकल लैंग्वेज वर्नाकुलर टेस्ट उसे चेंज भी किया जा सकता है। वहाँ पे बैंक कंसीडर कर सकता है वो इन फॉलोइंग मेथड्स को भी कंडक्ट करा सकता है। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अगर हम ऑनलाइन स्ट्रक्चर एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में आपकी बेसिक इंग्लिश नॉलेज चेक की जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज चेक की जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे, 25 मार्क्स का होगा और मीडियम ऑफ टेस्ट यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा और ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा 20 मिनट। फिर उसके बाद आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे, टोटल मार्क्स होगा 25 और यहाँ पे मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो जिस भी स्टेट हिंदी इंग्लिश या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में होगा। यहाँ भी आपको टोटल टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, इसमें ये 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन यहाँ पे भी आपको 20 मिनट्स मिलेगा। फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि रीजनिंग टेस्ट है ये आपका कराया जाएगा, उसी पेपर में रहेगा। 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके 100, मार्क्स रहेगा 100 और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। एक चीज़ बैंक ने क्लियर कर दी है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को सेक्शनल कट ऑफ स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम कट ऑफ स्कोर करना पड़ेगा हर सेक्शन में। इट्स मीन कि अगर यहाँ पे एलिमेंट्री अर्थमेटिक है जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का कराया जाएगा, इसका कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर कोई कैंडिडेट है वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा। तो आपको सेक्शन कट ऑफ भी स्कोर करना पड़ेगा एज वेल एज आपको टोटल कट ऑफ भी जो कि 100 मार्क्स में टोटल कट ऑफ को भी उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे बैंक ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर आप कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं एंड आपने किसी क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग किया है तो उस केस में आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। बट अगर आप उस क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ देते हैं या आंसर नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। ये लिस्ट बता दी गई है कि कौन सी स्टेट में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और आपका लोकल लैंग्वेज क्या होगा। तो जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी में कराया जाएगा और लोकल आपके जो टेस्ट होगा लैंग्वेज टेस्ट होगा वो हिंदी में होगा। अगर वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम मीडियम होगा वो इंग्लिश हिंदी और गुजराती में कराया जाएगा, बट आपका लोकल टेस्ट यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट गुजराती होगी। वहीं पे अगर हम कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश कन्नड़ कोनकी और लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा आपका कन्नड़ टेस्ट होगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी चेक की जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में मिलेगा और आपकी जो लैंग्वेज चेक की जाएगी वो हिंदी चेक की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनाए गए हैं। तो इसके एग्ज़ाम सेंटर थ्रू आउट इंडिया है। तो ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स बता दिए गए हैं जैसे कि गंगटोक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जोधपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, लखनऊ, पुणे, रायपुर, वेल्लोर, वडोदरा, धनबाद, देहरादून, अगरतला, आइजोल, अमृतसर, ये सारे स्टेट्स बता दी गई हैं। जगह लोकेशंस बता दी गई हैं जहाँ पे एग्ज़ाम कराए जाएंगे। भोपाल, ग्वालियर, कारगिल, कोची, कोहिमा, नागपुर, पटना, प्रयागराज, इम्फाल, हैदराबाद, इन सारे सेंटर्स पे एग्ज़ाम कराए जाएंगे। यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो तो 100 मार्क्स का होगा और बट यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो एक क्वालिफाइड नेचर का होगा। और इन केस आप दो या जो दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम होते हैं टाई ब्रेकर के केस में, उस केस में उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कैंडिडेट सीनियर होगा एज में। और यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है इन केस जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। जैसे कि उनको ऑफिशियल कॉल लेटर लेकर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लेकर जाना है। वो ये सारे डॉक्यूमेंट इन अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स एज अ डेट ऑफ प्रूफ माने जाएंगे। एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इंक्लूडिंग डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनको लेकर जाना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी को लेकर जाना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन है तो उस केस में उसको सर्विस और डिस्चार्ज बुक लेकर जाना है, उसके सर्टिफिकेट्स को लेकर जाना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसको इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो कि इशू किया गया डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा। और
अगर कोई कैंडिडेट है जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहा है किसी गवर्नमेंट बॉडी या किसी पीएसयू में, वो चाहे नेशनलाइज हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उस केस में अपने जो करंट एम्प्लॉयर है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर कोई जो लेडी है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड एज रिलैक्सेशंस के बेनिफिट्स को ले रही है, विडो हो गई, डिवोर्स वुमेन हो गई या वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैज़ नॉट मैरिड, तो उस केस में अगर विडो है तो उस केस में हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डिवोर्स वुमेन है तो उस केस में डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डिवोर्स लेकर जाना है। अगर वो लेडी है जो कि लीगली सेपरेटेड है और उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो उसको जुडिशियल सेपरेशन का जजमेंट या आर्डर लेकर जाना है अलॉन्ग विद द एफिडेविट एंड डिक्लेरेशन। और अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो उस केस में आपको उस वर्क एक्सपीरियंस के अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप और सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। तो अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट्स पे जाके वहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट के थ्रू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो कि बताए गए हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस और अदर सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर वेटर लगा के उसके बाद उसे सबमिट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे ये जनरल इन्फॉर्मेशंस बता दी गई हैं फॉर द कैंडिडेट्स कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, और जितने भी अनाउंसमेंट आएँगे एज़ टू द दिस पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उस केस में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी की सारी चीज़ अपडेट कर दी जाएंगी। नीचे बताई गई है गाइडलाइन एज टू द अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट। जब आप अपलोड करेंगे तो किस फॉर्मेट में करेंगे, कितने साइज में करेंगे। जैसे डीओबी करेंगे तो उस केस में आप 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगा सकते हो, वो पीडीएफ में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितनी भी लगाएंगे वो भी पीडीएफ में होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी पीडीएफ में होना चाहिए, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी पीडीएफ में होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वो भी पीडीएफ में होना चाहिए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज़ बता दी गई है कि इतने साइज़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ जब आप कैप्चर करेंगे तो उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस है। यहाँ पे जब आप अपने फ़ोटोग्राफ को स्कैन करेंगे उसकी रिगार्डिंग कितने डायमेंशंस का होना चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं।